और सहयोगी राकेश गोसाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि क्या थ्योरी सामने आई है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, और मैं वारदात शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि यह जुर्म है और बहुत घिनौना जुर्म है। उसके बाद आप मुझे यह बताइए कि किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया और किस किस हिस्से को छोड़ दिया गया। देखिए, पहले आईपीसी की बात कर ली जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 354 के अंदर मुकदमा फाइल किया गया। 354 और 354 गैर इसके अंदर फाइल किया गया। इसके अलावा आईटी एक्ट, क्योंकि इसमें मोबाइल का उपयोग और मोबाइल के अंदर एडिटिंग का उपयोग किया गया, इस कारण से इसको आईटी एक्ट की धाराओं के अंदर दर्ज किया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान मॉल के मालिकों के द्वारा युवती के परिजनों को धमकाया गया कि अगर वो इस प्रकार की शिकायत पुलिस को करते हैं तो वो उन्हें जान से मार देंगे। अपने आप में ये एक बड़ा ऑफेंस है। इसको कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज करने के दौरान इस ऑफेंस को ऐड करने की बेहद जरूरत थी। यही कारण था कि अगर ये ऑफेंस ऐड नहीं होता है तो मामला बहुत इतना ज्यादा पेचीदा नहीं बन पाता। पर जहां पर पुलिस के द्वारा ये बहुत लैप्स दिखाया गया, पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में इस धाराओं का प्रयोग नहीं किया। जहां तक पूरे वाकये की बात करूं तो कुछ दिन, एक मंगलवार की बात है, जब ये युवती अपने परिजनों के साथ में पिंक स्क्वायर मॉल के अंदर गई, जहां पर इस युवती ने कुछ शॉपिंग करी और चेंजिंग रूम के अंदर गई थी। तो इस दौरान वहीं का सेल्समैन इस लड़की के कुछ फोटोग्राफ्स खींचने लगा, जिसकी भनक लड़की को पड़ी और उसने इस आपत्ति न केवल परिजनों को दी अपितु मॉल मालिक को इसकी सूचना दी। इसके बाद में मॉल मालिकों द्वारा लड़के के हरेसमेंट करने या लड़के को पकड़ने के बनस्पत परिजनों पर ही दुर्व्यवहार करना शुरू किया गया, उनके को धमकाने लगा। इस चीज की शिकायत जब आदर्श नगर थाने को गई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए लड़के को हिरासत में लिया और आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और यही कारण है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद में लड़के को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये पूरा वाकया पिंक स्क्वायर मॉल का है, जो कि आदर्श नगर थाना इलाके में आता है। हालांकि आदर्श नगर सीआई कोरोना पॉजिटिव है, जिसके कारण राकेश, मैं आपको रोक रहा हूं, दो तीन बातें मैं चाहता हूं आप और स्पष्ट करें, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ एक गेस्ट बुलबुल पाठक जी जुड़ रही हैं, जयपुर में ही रहती हैं और इनसे भी मैं बातचीत करूंगा। बुलबुल जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। कुछ ही पलों में मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश, दो तीन बातें जो मैं जानना चाहता हूं। पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, क्या सारे जो कर्मी आपस में मिल गए, वो इशारा नहीं करते कि इससे पहले भी चीजें हुई थी? अगर हुई थी तो उन केसेस का क्या हुआ? दूसरी बात, जिस लड़की की फोटो खींची गई, क्या यह सुनिश्चित किया गया कि उसे वायरल नहीं किया गया है या उसे फॉरवर्ड नहीं किया गया है? और तीसरी बात, जैसा कि आपने कहा, धमकाने का ऑफेंस आखिरकार ऐड हुआ भी कि नहीं? देखिए, आपके तीनों सवाल बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि ये वाकया जिस प्रकार से हुआ, एक के बाद एक जो सिलसिला डेवलप होता गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं मॉल का इंचार्ज या मॉल के मालिकों के द्वारा लापरवाही बरती गई। सबसे पहली बात कि इस चीज का फोटोग्राफी जैसे ही उस युवक के द्वारा की गई, तत्काल प्रभाव से लड़की को उस चीज की जानकारी मिल गई और उसने इस चीज की शिकायत होटल के माफ कीजिएगा मॉल्स के मालिक को और अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद में मॉल के मालिकों द्वारा जो घटनाक्रम किया गया, यानी कि परिजनों को धमकाने का काम किया गया, वो सारा कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग तक उन परिजनों ने की है, जो कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी है। जहां तक बात कर ली जाए, इससे पहले ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पर जांच एजेंसी को और ज्यादा काम करने की जरूरत है कि क्या इससे पहले और युवतियों की फोटोग्राफी की गई थी। और इस चीज का जवाब ये है कि हाँ, इससे पहले भी कुछ युवतियों की फोटोग्राफी की गई है, जो कि आरोपी के मोबाइल में जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उससे जाहिर होता है, उससे पता चला है कि कुछ और फोटोग्राफ्स भी खींचे गए थे। अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बढ़ता हुआ यहां पर नजर आएगा कि पुलिस अब किस तरीके से इस पूरे मामले को लेती है और इन्वेस्टिगेशन का दायरा और कितना आगे बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर न केवल आईटी एक्ट का किसी महिला के निजी उसके निजता का हनन यहां पर देखने को मिला है। जिस प्रकार मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, हे भगवान, ये वहां पर क्या हो रहा था। और राकेश, मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये भी बता दूं, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी तो बहुत सी बातें अब जानना जरूरी है। कहीं इसकी आड़ में ब्लैकमेलिंग का रैकेट तो नहीं चल रहा था? मॉल के कौन कौन से कर्मचारी या उसी दुकान के कर्मचारी इस चीज का हिस्सा थे? ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी और भी जा सकता है। राकेश, मैं आपके पास आगे आऊंगा। बुलबुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बुलबुल जी, मैं चाहूंगा एक माइंडसेट यहां पर स्थापित करना कि दरअसल मॉल को लेकर हम अन्य जो साधारण दुकानें होती हैं, उनके चेंजिंग रूम होते हैं, उसको लेकर फिर भी एक निश्चिंतता होती है मॉल में। अब तो वो मॉल भी डराएगा, मॉल के चेंजिंग रूम्स डराएंगे।
देखिए, ये मानसिकता की बात है कि अगर हम लोग चाहते हैं कभी भी चेंजिंग रूप में, चाहे वो नॉर्मल शॉप्स हो चाहे वो मॉल्स हो, तो हमारी एक दृष्टि रहती है क्योंकि हम इतना सिक्योर फील नहीं करते हैं गर्ल्स की। अगर मैं जाऊंगी, अगर मैं मेरी ही बात करूं, तो मैं हमेशा चाहती हूँ और मैं चारों तरफ दीवार को एक बार चेक करती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होल्स हैं या नहीं है। और अगर होल्स होते हैं तो बताया जाता है कि कैमरे की अगर हम लोग लाइट उस तरफ करते हैं तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन दिखता है। तो ये चीज़ सिक्योरिटी हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब भी हम लोग जाएंगे तो ये चीज़ें करें। और इसकी जिम्मेदारी लेता कौन है? वहाँ का मालिक, वहाँ के कर्मचारी। कर्मचारी तो क्या मानसिकता रखते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि उनको एक बहुत ही छोटे वेतन पे हायर कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ की उस दुकान की, उस मॉल के द्वारा एक बॉन्ड साइन किया जाना चाहिए चेंजिंग रूम्स का लड़कियों के लिए कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें आपको बॉन्ड करना चाहिए। आज उस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया, उसके द्वारा किया गया, उसने धमकाया। क्या मॉल के मालिक की क्या जिम्मेदारी है इसके प्रति? क्या उन्होंने ये बॉन्ड साइन कराया था? क्या गर्ल सेफ्टी, जो गर्ल चेंजिंग रूम होते हैं उनके लिए कुछ एक हम लोग बोलते हैं रूल्स है? सिर्फ चारों तरफ से आपने बंद कर दिया। बिल्कुल, क्या आपको ये बात शॉकिंग नहीं लगती कि गर्ल्स के चेंजिंग रूम की तरफ पुरुष कर्मचारी का जाना अलाउ था? क्योंकि अमूमन मैंने जो देखा है, जो गर्ल्स के चेंजिंग रूम होते हैं उसके बाहर एक महिला कर्मी को लगाया जाता है, किसी को भी एंटर नहीं करने दिया जाता, परिवार के सदस्यों को भी नहीं। मान लीजिए अगर वाइफ के साथ हस्बैंड है तो हस्बैंड उधर नहीं जा सकता, लेकिन अगर किसी महिला के साथ उसकी महिला मित्र है या उसकी सिस्टर है तो सिर्फ उस कंडीशन में उनको अलाउ कर दिया जाता है। ऐसे में एक पुरुष कर्मचारी का वहां तक पहुंचना, क्या ये चौंकाता नहीं है? दूसरा, क्या ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है? ये सिर्फ एक महिला के साथ नहीं हुआ है, ट्रस्ट तो कईयों का टूटा। जी, अगर मैं बात करूंगी अब रूल्स की, तो अगर आप बोलते हैं कि मॉल के जब पास में जहां चेंजिंग रूम होता है वहां पे सिर्फ महिलाओं की ड्यूटी लगती है, ऐसा नहीं है। आप कई मॉल देखेंगे, विशाल मेगा मार्ट हो गया, कहीं जहाँ पे मैं जाती हूँ यूजुअली, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो दूसरे महिला होती है उनके परिजन भी बाहर खड़े होते हैं। हम लोग भी जाते हैं तो हमारे परिजन भी बाहर खड़े हुए होते हैं, और वहाँ कोई ना कोई वहाँ का जो काम कर्मचारी होता है वो भी वहाँ उपस्थित होता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है किसी भी मॉल के अंदर कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाई जाए। अगर बात करते हैं तो सिर्फ ब्रांड्स जो शॉप होती है, ब्रांड्स जो मॉल होते हैं, उन्हीं के अंदर ये किया जाता है। और ये पहली हरकतें नहीं है, ये पहले भी बहुत से इंसिडेंट्स आए हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला खुल के नहीं आया। और जैसा कि अभी इसी इंसिडेंट में पता चला है कि पहले भी उन्होंने पिक्चर्स क्लिक की है, तो कहाँ इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि ये क्या उस मालिक के नज़रों में ये चीज़ नहीं थी? आपने जैसा कि बताया कि क्या ये, अगर मैं बताना चाहूँगी आपको, ये चीज़ें ऑफिशियली अगर उनको हम लोग कहते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, ब्लैकमेलिंग भी नहीं, इन चीज़ों से अगर आप इन चीज़ों को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे वायरल करते हो तो भी आपके बहुत फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो भी आपको पैसे मिलते हैं और सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये पार्ट है ब्लैकमेलिंग का, इसके साथ साथ ये है सोशल मीडिया का, तो इसलिए भी लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं। ठीक है बुलबुल, मैं आगे आपके पास आता हूं। राकेश, जैसा कि मैंने कहा, ये जो घटना सामने आई है, ये अब आगे कई सारे डरावने रास्ते खोल रही है। हो सकता है ब्लैकमेलिंग का रैकेट चल रहा हो सकता है मॉल की अन्य दुकानों के जो उनके दोस्त होंगे, उन कर्मचारियों के जिनके साथ ही आते जाते होंगे, वो उसमें शामिल हो। ये बात एक दुकान की नहीं है, एक दुकान के चेंजिंग रूम से निकलकर न जाने कितनी दुकानों को जद में लेते हुए न जाने कितनी लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा, जो किसी भी रैकेट का फॉर्म ले चुका होगा। अगर जांच की जाए तो पता चलेगा। देखिए स्वप्निल, आपकी और मैडम की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। हालांकि उन साइट्स का जिक्र यहां पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साइट्स अगर लोगों को पता चलेगी तो शायद वो गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी साइट्स हैं, विदेशी साइट्स हैं, उनके अंदर कुछ इस तरीके की फोटोज और वीडियोज अगर आप डालते हैं तो आपको उसके बदले में अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता है। इस तरीके के दर्जनों ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर कि इस तरह की आपत्तिजनक फोटोज, वीडियोज आपने अपलोड किए और आपको पैसा मिला। कुछ लोग इस तरीके का भी कार्य करते हैं, कुछ लोग वास्तव में ब्लैकमेलिंग का कार्य करते हैं और उसके बाद में महिला युवतियों को हरेस करने का कार्य किया करते हैं। बहादुरी और अच्छी बात यह कि जयपुर की इस लड़की के द्वारा न केवल इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया गया, अपितु थाने में जाकर इस संबंध के अंदर मुकदमा फाइल किया गया। जहां तक हमारी मैम बुलबुल का कहना है कि इस संबंध के अंदर एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अगर मॉल्स की जिम्मेदारी है आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराने की, मॉल्स की जिम्मेदारी है कि आप अगर किसी चेंजिंग रूम में जाते हैं तो वो
किसी भी प्रकार से सीसीटीवी कैमरा, वहां पर किसी प्रकार से मेल का इन्वॉल्वमेंट, मेल की मूचिंग वहां पर नहीं होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी मॉल्स के ऑनर्स की रहनी चाहिए। समय समय पर इस चीज को तस्दीक कर लेना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ मेरे अगले सवाल से पहले राकेश, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज से 4 या 5 महीने पहले की बात है और शायद श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़ जिला था, जहां पर एक दुकान में चेंजिंग रूम में ही फोटोग्राफ्स खींचकर अपने कंप्यूटर में एक कर्मी सेव करता रहता था। जब वो हार्ड डिस्क पकड़ी गई थी तो काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं किस मंथ में, लेकिन 4-5 महीनों की बात है और हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर से यह खबर हमारे पास आई थी। मैं आपके पास राकेश आगे आता हूं, लेकिन उससे पहले बुलबुल जी मुझे एक बात यह भी बताइए, जैसा कि आपने बताया आप पहले से सचेत रहती हैं, सतर्क रहती हैं और ये आज के समय में जरूरी भी है, क्योंकि मैंने कई बार इस बात को अपने लोगों के बीच में कहा है कि आजकल हमारी जो इज्जत है वो दरअसल दूसरों के हाथों में है, अब अपने हाथ में उतनी रह नहीं गई है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो सतर्कता और बढ़ानी होगी? क्या इस घटना के सामने आने के बाद एज अ फीमेल आपका डर थोड़ा बढ़ा? देखिए, एज अ फीमेल तो डर तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंसिडेंट्स हमारे सामने होते हैं उस तरीके से देखा जाता है कि डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें कि यहाँ मानसिकता की बात है कि किस मानसिकता को लेकर के वो ये कार्य कर रहे हैं, क्या ये फोटोग्राफ्स खींचने से या कुछ भी करने से उनको कुछ मिलता है? अगर पैसे मिलते हैं वो तो हम समझते हैं, लेकिन एक अगर हम बात करें ब्लैकमेल करते हैं तो जिन युवतियों की पहले पिक्स क्लिक की गई उनको ब्लैकमेलिंग की, तो उनमें से किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई, उनमें से किसी ने विरोध क्यों नहीं किया गया? और सबसे दूसरी बात मैं आपको जो बता रही थी कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपलोडिंग करते हो तो हम युवतियां जो भी हैं, जो लड़की है वो कभी भी उन सोशल मीडिया या सोशल साइट्स को यूज नहीं करती है, तो उनको तो ये भी अवेयरनेस नहीं होती कि उनकी ये पिक्चर्स वहां पर अपलोडेड होती है। अगर घर परिवार का कोई व्यक्ति देखता है तो ही हमें इस बारे में ज्ञात होता है। और अगर मैं महिला होने के नाते एक बात करना चाहूंगी, सतर्क हम लोग हर वक्त, हर पल, हर तरीके से रहते हैं, क्योंकि हमारा ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां सुनसान सड़कों पे महिला सुरक्षा के लिए कैमरे लगने चाहिए, वहां उनकी चेंजिंग रूम में यहाँ कैमरे लग रहे हैं, और ये बहुत ही गलत मानसिकता का प्रतीक है। इनकी मानसिकता किस लेवल पे है हमें नहीं पता। क्या हम लोग अगर हमारे घर में भी सेफ नहीं है, आप देख रहे हैं कैसे ये जो महिला रिलेटेड केसेस होते हैं उसमें उतना सेंसिटिव बिहेव करता होगा? आप बुलबुल, आपको क्या लगता है कि क्या सेंसिटिव बिहेव करता होगा? ये तो पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरी बात, क्या कई सारे एस्पेक्ट्स जिससे महिला गुजरती है वो इस सिस्टम की नजर से चूक जाते हैं? जैसे मान लीजिए आज उस लड़की की बात है, उसे साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है आने वाले समय में, उसे टैकल करने लायक ये सिस्टम डेवलप्ड आपको दिखता है? देखिए, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो टेकल करने लायक बिल्कुल भी हमारा सिस्टम नहीं है। अगर मैं सरकारों की बात करूं, बात की जाती है महिला सुरक्षा, महिलाओं के मुद्दों के लिए, लेकिन वो सिर्फ बातों कर तक और डिबेट तक ही रह जाती है। अगर मैं पहले भी बहुत से डिबेट्स में आया हूं जब रेप केसेस होते हैं या छेड़छाड़ के केसेस होते हैं, हमेशा मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक ही राय दी है और एक ही चीज बोली है कि आप क्यों नहीं स्कूल्स के अंदर गुड टच और बैड टच की क्लासेस लगवाते हैं, क्यों आप एक सब्जेक्ट नहीं बना देते हैं महिला सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस के लिए? क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर है, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम डॉक्टर बन जाएं, हम कुछ भी करें, लेकिन ऐसे प्रकरण क्या हमारी इज्जत को बचा के रख सकते हैं? आज अगर मैं एक डॉक्टर होती हूँ या इंजीनियर होती हूँ, एक टीचर होती हूँ, मैं पढ़ लिख गई, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज कल को जाकर के मेरे साथ रेप होता है, छेड़खानी होती है, कुछ भी मेरे साथ वारदात होती है, तो क्या वो पढ़ाई मेरे काम आएगी? कहीं काम नहीं आएगी। लेकिन सेल्फ डिफेंस मेरी जिंदगी भर मेरे लिए काम आएगा। तो क्यों इसको नहीं बना देती हमारी सरकार, इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए, जो 6th क्लास से 5th क्लास की लड़कियों को बताया जाए। दूसरी चीज, ऐसे प्रकरण क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सेक्सुअल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए लोगों के लिए। और सबसे बड़ा इसके लिए मैं आरोप देना चाहूंगी हमारी बॉलीवुड को और हमारे इन जो भी ये नाटक वगैरह बनाते हैं, इनमें जितना इन्होंने ओपन कर दिया है उतना लोगों को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी भावना नहीं आई है। एक बात और जो मुझे चौंकाती है बुलबुल, वो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, और शालिनी शरण जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, अधिवक्ता हैं, और मैं स्वागत करता हूँ शालिनी जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं इस बात के साथ आपकी तरफ आ रहा हूं कि अगर मॉल के कर्मियों से शिकायत की लड़की और उसके परिवार वालों ने और मॉल ने धमकाने की कोशिश की, तो उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे, जो कि जाहिर तौर पर लगे ही होंगे, मैं ये मान ही नहीं सकता कि उस दुकान में सीसीटीवी न लगे हों, उसमें से ये चेक किया जा सकता था कि क्या कर्मियों ने घेर कर
एग्रेसिव बिहेव किया, अगर वो ऑडियो नहीं पकड़ता है तो भी काफी हद तक इस बात को सिंबॉलिकली वो एस्टेब्लिश कर सकता था कि मॉल के कर्मियों ने धमकाया या नहीं। लेकिन अगर आरोप था धमकाए जाने का तो उस ऑफेंस को ऐड पुलिस ने क्यों नहीं किया? मैं चैलेंज देता हूं खाकी को, शाम तक अगर वो ऐड नहीं कर रहे हैं तो कम से कम प्रेस को आकर बताएं उनके हाथ में ऐसा क्या लगा है जो धमकाने का ऑफेंस ऐड नहीं कर रहे हैं अभी तक। शालिनी जी, क्या केसेस के डिफरेंट डायमेंशंस को दर्ज करते वक्त सेंसिटिव होने के नाते नाप तौल कर प्लस माइनस किया जाता है? वाजिब क्वेश्चन उठाया है आज जी न्यूज़ ने, और आप एज एंकरिंग कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि आई हैव जस्ट जॉइंड राइट नाउ इन द डिबेट, एंड अगर ऐसा हुआ है कि उन्होंने धमकाया है, डेफिनेटली सीसीटीवी कैमरास होंगे, इसमें डेफिनेटली पुलिस उनको ऐड कर सकती है, धाराएं लगा सकती है। पुलिस के पास तो इतनी वाइड पावर्स है कि अगर पुलिस को थोड़ा भी अंदेशा होता है कि कुछ झगड़ा हो रहा है या कुछ ऐसा थ्रेटनिंग वाली बात हो रही है जिससे पब्लिक पीस डिसरप्ट हो सकता है, तो पुलिस तुरंत ही ना होते हुए भी कई बार महिलाओं पे ये धारा लगा देती है। 107, 116, हमारे पास आदर्श नगर थाने का भी एक केस आया हुआ है जिसमें कि इशू बहू की पीड़ित होने का है, पर पुलिस ने उसी पे शांति भंग का केस लगा रखा है और इस्तगासा चल रहा है। तो ये बहुत एक वाजिब चीज़ है कि जहां पुलिस को एक्ट करना चाहिए, जिन लोगों के खिलाफ अगर ऐसे लोग थ्रेटन कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं और लड़की कंप्लेंट कर रही है, इट इज़ देयर बाउंडन ड्यूटी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे इशू को इमीडिएटली उनको रिपोर्ट करना है एसपी को, आईजी को या कंसर्निंग एसएचओ को। और अगर ऐसी लड़की का मॉल में चेंज करते हुए कोई फोटोग्राफ लिया गया है तो ये डेफिनेटली आईपीसी की 354C धारा है जो कि वॉयरिज्म है, उसके तहत स्ट्रेट अवे कवर होता है। और उसके साथ साथ अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जो धारा 66E है, जिसमें यह है कि ऐसा कोई भी कैप्चर अगर आप इमेज करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं जो कि उस इंसान के कंसेंट के बिना उसकी ऐसी पिक्चर्स ली जा रही हैं, तो उसमें भी ये ऑफेंस क्लियर कट बनता है। शालिनी जी, एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूं, देखिए जैसे अलग अलग कंपनी में ज्वाइनिंग के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग शॉप्स में ठीक वैसे ही अलग अलग क्राइटेरिया रखा जाता है एम्प्लॉय को चुनने का। जैसे मुझे जब इस कंपनी को ज्वाइन करना था, मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था, मैंने इस बात का भी सर्टिफिकेट दिया था कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, मेरा कोई मामला कोर्ट में नहीं है, इस तरह की भी अंडरटेकिंग होती है। क्या मॉल की दुकान वाले जी क्या उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि एम्प्लॉयज का कम से कम एक पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट करेंगे तब हम एम्प्लॉय रखेंगे? कुछ तो लॉज होंगे ना उनके भी एम्प्लॉयमेंट के या उसके जरिए के? नहीं, डेफिनेटली देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लॉज तो कैटेगरिकली हैं। जब घर में हम एक हेल्पर रखते हैं तो उसके लिए भी बाकायदा एक फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी है, वो फॉर्म भर के आप एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करिए। तो यहीं पे जब एम्प्लॉयज़ ऐसे एम्प्लॉयर्स को रखते हैं तो दे आर सपोज टू इन्फॉर्म द कंसर्निंग पुलिस स्टेशन। अपने एक फॉर्म भर के ऑनलाइन उनको इन्फॉर्म करना होता है कि ये लोग हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। उसका वेरिफिकेशन करना ऑफ कोर्स पुलिस की ड्यूटी है और इनकी भी ड्यूटी बनती है कि ये देखें कि ये इसको वेरीफाई करा रहे हैं। पर ऐसे क्लासिक केसेस में जहाँ पर हमारा देश ऑलरेडी पैंडेमिक से गुजर रहा है, जहाँ इतने इमोशनल स्ट्रेसेस हैं, फिजिकल चैलेंजेस हैं, मेडिकल चैलेंजेस हैं, ऑन द टॉप ऑफ दैट देखने वाली बात यह है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसमें सेंसिटाइजेशन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर ये क्लासिक केस वॉयरिज्म का हुआ है, हालांकि ये बेलेबल है, पर इसमें मिनिमम सज़ा 1 से 3 साल तक की है और इसमें फ़ाइन भी है। अगर दोबारा अपराध होता है तो 5 से 7 साल की है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। पर ऐसे महिलाओं के जो इश्यूज़ हैं उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगी सरकार को भी, चाहे कोई भी सरकार हो, कि आप इस पेंडेमिक के इशू में एटलीस्ट जो महिलाओं के खिलाफ जितने भी ऑफेंसेस हैं उनकी आप एक फास्ट ट्रैकिंग कोड बना दीजिए या स्पेशल कोड्स बना दीजिए ताकि उनकी मॉनिटरिंग जल्दी से जल्दी हो और जो पीड़िता हो उसको लगे कि उसके साथ न्याय हुआ है, वरना वो भी रूटीन के केसेस में जाएंगे और तारीख आगे बढ़ती जितनी सजा या जुर्माने की बात की, इसलिए मेरा सवाल आपसे बन रहा है कि इस तरह की घटनाओं का जितना एवरलास्टिंग इफेक्ट किसी भी पीड़ित पक्ष पर पड़ता है, उसके लिहाज से क्या इंसाफ के तराजू पर यह सजा कम नहीं महसूस हो रही?
देखिए, हमारे जब सज़ा का जूरिस्प्रूडेंस होता है तो कई बार हम स्ट्रेट अवे एक मीडिया ट्रायल डेफिनेटली नहीं चला सकते। ये बात ठीक है कि क्या लड़की कह रही है तो प्रिमा फेसाई लड़की की स्टेटमेंट को कंसिडरेशन में लिया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रायल। और अगर ऐसे पिक्चर्स लिए गए हैं, सीसीटीवी की कैमराज में आए हैं और एक्यूज्ड पकड़ा भी जाता है तो डेफिनेटली अरेस्ट होता है, हालांकि बेलेबल ऑफेंस है ये, पर उसमें सजा जो मिनिमम सजा है वो कोर्ट ने 1 साल दी है। मिनिमम इज 1 ईयर, मैक्सिमम फर्स्ट ऑफेंस में 3 साल तक जा सकती है। अगर यही ऑफेंस वो रिपीट करता है तो इस केस में मिनिमम सजा 3 साल की होगी और मैक्सिमम होगी 7 साल की, प्लस फाइन होगा, वो अलग होगा। पर देखने वाली बात यह है कि ये जो 354C जो वॉयरिज्म की हम बात करते हैं आईपीसी में, इसमें आप देखिए ये जेंडर न्यूट्रल धारा नहीं है। ये धारा केवल तब लगाई जाती है जब एक आदमी एक महिला की पिक्चर ले रहा है, जबकि 66E का जो वायलेशन होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मीडियम से आप ऐसी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, उनको ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनको कैप्चर कर रहे हैं, दैट इज अ जेंडर न्यूट्रल यू कैन से सेक्शन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसमें भी मिनिमम सजा 1 से 3 साल की है। अब तक जो दो टूक में डिस्कशन हुआ, मतलब है इसको जेंडर मैं तेजी से आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 2 तरह की खामी तो इस 2 टूक के दौरान पकड़ में आई। एक तो यही कि अगर वेरिफिकेशन नहीं, देखिए आपको भी पता है राकेश, कहीं कभी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो तड़ातड़ पूरे शहर में निकल पड़ते हैं जांचने के लिए कहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम है, कहां नहीं है। इस एक घटना के सामने आने के बाद भी तो लाठी पीटी जाएगी। तो 2 खामियां तो जो यहां पर नजर आ रही है, एक तो वो ये कि क्या वेरिफिकेशन करवाया जाता था, और दूसरा चेंजिंग रूम के आसपास सिर्फ महिला कर्मी रहे और वहां भीड़ ना लगने दी जाए, यह सुनिश्चित करा जाए। ये सुझाव है उन खामियों के। देखिए, आप स्वाभाविक सी बात है, चेंजिंग रूम के बाहर महिलाओं को होना स्वाभाविक सी बात है। अगर गर्ल्स का शोरूम है और गर्ल्स वहां पर रहती हैं, अधिकतर रहती हैं, तो वहां पर लेडीज का होना बेहद जरूरी है और इसको अश्योर करना पड़ेगा से कहीं ना कहीं मॉल्स मालिकों को। और इसके अलावा ये चीज जो कि वेरिफिकेशन की बात है, वास्तव में राजस्थान पुलिस समय समय पर इसको लेकर बड़ी कटिबद्ध रही है और हमेशा राजस्थान पुलिस के द्वारा ये मैसेज किया गया है कि अगर आपको अपना किराएदार रखना है, चौकीदार रखना है, ड्राइवर रखना है, इवन अपने घर में कुक भी रखना है, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन आप जरूर कराएं। ये दूसरी बात है कि उस वेरिफिकेशन पर कुछ होता नहीं है, पुलिस के द्वारा उस वेरिफिकेशन को दोबारा चेक तक नहीं किया जाता। यहां पर भी एक बड़ी लैप्सिंग रही कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर ये जो आरोपी है, लेकिन देखिए शुरुआती स्तर पर राकेश मैं आपका एक जवाब नहीं ले पाया था। मैं फिर से चाहता हूं कि कम से कम आप एक बार ये बता दें कि वो जिस लड़की के फोटोग्राफ्स खींचे गए वो सर्कुलेट तो नहीं हुए, वो फॉरवर्ड तो नहीं किए गए? देखिए, मैंने आपको पूर्व में बताया, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बहुत ही एकाएक पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस दौरान लड़की अपने चेंजिंग रूम के अंदर गई थी, उसी दौरान इस युवक के द्वारा फोटोग्राफ्स खींचना शुरू कर दिया गया था, जिसकी भनक लड़की को पड़ी और लड़की ने उसी टाइम पर रिएक्शन किया और यही कारण रहा कि मॉल मालिकों को मौके पर बुलाया गया, खुद परिजन मौके पर थे ही, और इसके बाद में पुलिस को, आदर्श नगर थाना पुलिस को 100 नंबर पर फोन करके तत्काल प्रभाव से बुलाया गया, जिससे कि आरोपी को उसी दौरान हिरासत में ले लिया गया। उसके द्वारा किसी भी प्रकार से फोटो वायरल करने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। ठीक है, मेरे पास अंतिम 1-1.5 मिनट बचे हैं। बुलबुल, मैं चाहूंगा अब तक जितने अभी 2 टूक में डिबेट हुआ है, अगर आप उस पर कोई क्लोजिंग कमेंट देना चाहती हैं तो। क्लोजिंग कमेंट में बस यही देना चाहती हूँ कि महिलाओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और ये जो मानसिकता लेकर के लोग ये हरकतें कर रहे हैं, घटनाएं हमारे बीच में हो रही हैं, उनको लेकर के हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और महिलाओं को कितना और जागरूक होने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें कार्य करना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो शालिनी जी आपका भी क्लोजिंग कमेंट मुझे दे दें। मेरा क्लोजिंग कमेंट यही रहेगा जी, लीगल साइड में महिलाएं तो वैसे ही बहुत जागरूक हैं और हमारे समाज को जागरूक रहना है। वो ऑलरेडी जागरूक तभी होंगे जब सिस्टम्स बहुत क्विक एक्शंस लेंगे, और ऐसे केस में डेफिनेटली जब ये वॉयरिज्म का केस बनता है तो जो मॉल के ओनर हैं जहां पर ऐसी हरकतें हो रही हैं, इवन दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जिसकी शॉप है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, उसके साथ साथ मॉल ओनर्स शुड ऑल्सो बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो दैट इट इज सेट अप एज एन एग्जाम्पल। इट इज देयर ड्यूटी टू सी टू इट कि एक सिक्योरिटी मेंटेन हो, एक प्राइवेसी मेंटेन हो,
चाहे उन्होंने किराए पे दे रखी हो, किराया ये उनको मिल बहुत रहा अच्छा है, पॉइंट फायदा उनको हो रहा शालिनी जी। मेरे पास है, नॉट समय एट द खत्म हो गया, कॉस्ट लेकिन मैं 1-2 मिनट मैं 20 सेकंड के लिए समय सिर्फ बढ़ा रहा हूं। राकेश, बेहद संक्षिप्त में, मॉल की तरफ से एक अपॉलॉजी तो सामने आनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह का रिजिड रवैया मॉल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो भी संदिग्ध है। बिल्कुल, मैम की बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर मॉल शोरूम के मालिक की जिम्मेदारी, मॉल की जिम्मेदारी पे रहनी चाहिए थी और मॉल के ऑनर की तरफ से अपोलोजाइज आना बेहद जरूरी था और ये एक सैद्धांतिक रूप से बेहद जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से उस लड़की के साथ में जो उसके विक्टिम है उसको हैरेस करने की बात सामने आई, उससे किसी भी प्रकार से माफीनामा नहीं मांगा गया और यहाँ तक कि फाइल मुकदमा जो फाइल हुआ है उसके अंदर धमकाने का, उसको प्रेशराइज करने का, जान से मारने के धमके, किसी भी प्रकार का आईपीसी की धारा के अंदर कोई भी मुकदमे आईपीसी की कोई भी सेक्शन उसके अंदर कहीं ऐड नहीं किया गया है। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आप तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और दो टूक में शामिल होने के लिए। नमस्कार।